तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करता अच्छे होंगे। तो भाई लेके आया हूँ ध्रुव राठी भाई का दुनिया का सबसे पॉपुलेशन देश कौन सा है। तो बताया है इंडिया। तो वीडियो का टाइटल है भाई, वाई डिस इंडिया हैव सो मनी पॉपुलर ध्रुव राठी के। तो वीडियो स्टार्ट करते नमस्कार दोस्तों, पॉपुलेशन के मामले में इंडिया दुनिया का नंबर 1 देश है। कभी सोचकर देखा ऐसा क्यों है? लगभग 147 करोड़ लोग देश में रहते हैं। हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। और हैरानी की बात तो यह है कि इवन दो 18% पॉपुलेशन दुनिया की इंडिया में रहती है, लेकिन रहने के लिए उनके पास सिर्फ दुनिया की 2% जमीन है। इसी कारण से अक्सर कहा जाता है कि इंडिया ओवर पॉपुलेटेड है। अब ओवर पॉपुलेशन के पीछे कई सारे कारण बताए जाते हैं। कोई एजुकेशन को ब्लेम करता है तो कोई गरीबी को। लोग अक्सर कहते हैं कि इंडिया में लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, गरीब हैं, तो उन्हें पता नहीं कि कितने बच्चे पैदा करने हैं। मेरे खुद के दादाजी के 12 बच्चे हैं और नाम निर्दोष। ये भी कहा जाता है कि गरीब लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि घर में ज्यादा कमाने वाले होंगे। और कुछ लोग तो सीधा उत्तर प्रदेश और बिहार जैसी स्टेट्स पर ही पूरा ब्लेम डाल देते हैं। अब ये बात सच है कि उत्तर प्रदेश और बिहार का इंडिया की पॉपुलेशन में एक बहुत बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इतना बड़ा कि अगर उत्तर प्रदेश और बिहार अलग देश होते तो वो दुनिया का 3rd मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री होता। इन दोनों की पॉपुलेशन मिलाकर 370 मिलियन है, जो कि अमेरिका और इंडोनेशिया के देशों से भी ज्यादा होता है। लेकिन इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होने के पीछे गलती यहां पर यूपी और बिहार के लोगों की नहीं है, बल्कि एक ऐसी चीज की है जो लोगों के कंट्रोल से बाहर है। आओ समझाता हूं आपको ये पूरा रहस्य आज के इस वीडियो में। अगर हम इतिहास में देखें तो एक बड़ा क्लियर पैटर्न दिखाई देता है। सिर्फ अभी नहीं, इंडिया की पॉपुलेशन हमेशा से ही ज्यादा रही है। आज से 1000 साल पहले भी, 2000 साल पहले भी, इवन 4000 साल पहले भी। ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट एंगस मैडिसन के मुताबिक साल 1 एडी से लेकर 1000 एडी तक इंडिया की पॉपुलेशन दुनिया की टोटल पॉपुलेशन का लगभग 30% थी। यानी कि 1000 सालों के इस टाइम पीरियड तक दुनिया का लगभग हर तीसरा इंसान इंडियन था। अगर आज इसे देखोगे तो आज सिर्फ दुनिया का हर 6ठा इंसान इंडियन है। तो सच बात तो यह है कि एज अ प्रपोर्शन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इंडिया की पॉपुलेशन पहले और भी ज्यादा थी। क्या कारण है इसके पीछे? एक शब्द में कहा जाए तो ज्योग्राफी। लोग जब पॉपुलेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन, लिटरेसी रेट, पॉवर्टी, एक्सेस टू हेल्थ केयर, ये सारे फैक्टर्स कंसिडर करते हैं। लेकिन शायद सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वो कंसिडर करना भूल जाते हैं। एक्चुअली में पॉपुलेशन ज्यादातर ज्योग्राफी पर डिपेंड करती है। जहां नदियां होती हैं, फर्टाइल लैंड होता है, वहीं ह्यूमन सिविलाइजेशंस बसती हैं। दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस को भी अगर हम देखें तो वो भी नदियों के किनारे ही बनी थी। मेसोपोटामिया, टाइग्रिस और यूफ्रेटिस रिवर्स के किनारे। The two great rivers, Tigris and Euphrates, are indeed the waters of life. इजिप्ट, नाइल नदी के किनारे। चाइना में येलो रिवर के पास। This is the Yellow River. It's the mother of Chinese civilization. इंडिया में इंडस रिवर के पास बनी इंडस वैली सिविलाइजेशन। कारण बड़ा सिंपल है, जहां फर्टाइल लैंड होगा, जहां अच्छे से खेती करी जा सकेगी, वहां ज्यादा खाना उगेगा और लोगों को ज्यादा खाने को मिलेगा। और ज्यादा खाने की वजह से ज्यादा पॉपुलेशन मेंटेन कर पाना पॉसिबल हो पाता है। अब कमाल की बात यह है कि इंडिया को हजारों सालों से ऐसा ही फर्टाइल लैंड मिला हुआ है। कोई छोटा मोटा जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि दुनिया का लार्जेस्ट कंटिन्यूअस पीस ऑफ फर्टाइल प्लेन। इसे हम इंडो गैंगेटिक प्लेन कहते हैं। नक्शे में देखिए, नॉर्थ इंडिया में एक स्ट्रिप जैसा एरिया जो पाकिस्तान के सिंध से शुरू होता है और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार से होते हुए बांग्लादेश के सुंदरबंस तक जाता है। यही है इंडो गैंगेटिक प्लेन, दुनिया का लार्जेस्ट मोस्ट फर्टाइल एलुवियल प्लेन। टोटल में 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा का एरिया, जिसमें बसती है दुनिया की 11% पॉपुलेशन। इस प्लेन के बनने के पीछे जो कारण है वो है दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ियां।
हिमालयास। यहाँ की जियोलॉजिकल कहानी आज से करीब 5 करोड़ साल पहले शुरू हुई थी, जब इंडियन टेक्टोनिक प्लेट गोंडवाना से अलग होकर यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस भारी टक्कर की वजह से हिमालयास माउंटेन रेंज बनी और हिमालयास के ठीक नीचे एक डीप डिप्रेशन बन गया। साइंटिस्ट के मुताबिक मेजरली हिमालयास और कुछ डेक्कन की नदियों ने लगभग 17 लाख साल पहले ही इस डिप्रेशन में मिट्टी और पत्थर के टुकड़े यानी कि सेडिमेंट्स भरने शुरू कर दिए थे। इसकी वजह से यहाँ धीरे धीरे ऐसी नरम मिट्टी यहाँ जमा होती रही जो बहुत फर्टाइल होती है, जिसे एल्यूवियम कहा जाता है। अब क्योंकि पहाड़ियां यहाँ इतनी ऊंची बनी, उन पहाड़ियों पर बर्फ भी बहुत ज्यादा थी, तो उन बर्फ के पिघलने से नदियां भी बहुत सारी बनी। इतने छोटे से एरिया में इतनी सारी नदियों की कॉन्सेंट्रेशन आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। वैसे तो इंडो गैंगेटिक प्लेन का नाम 2 नदियों पर रखा गया है, इंडस नदी और गंगा नदी, लेकिन यहाँ पर 3 मुख्य नदियां हैं। गंगा जो साउथ की ओर जाती है, ब्रह्मपुत्र जो ईस्ट की ओर बहती है, और इंडस नदी जो कश्मीर और लद्दाख से होते हुए वेस्ट में पाकिस्तान की तरफ जाती है। इसी इंडस नदी के किनारे इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी। हिस्टोरियन टिम डायसन के मुताबिक अपने पीक पर इंडस वैली सिविलाइजेशन की पॉपुलेशन 40 से 60 लाख लोगों की थी। ये अपने समय में किसी भी सिविलाइजेशन से ज्यादा पॉपुलेशन है। सिर्फ चाइना की येलो रिवर सिविलाइजेशन की 35 लाख की पॉपुलेशन इसके कुछ करीब थी। लेकिन बात यह है कि 4000 साल पहले भी ये रीजन दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड था, फर्टाइल प्लेन्स और इन नदियों के चलते। और यही पैटर्न आपको दुनिया के कोने कोने में दिखाई देगा। जहां जहां फर्टाइल लैंड, वहां वहां ज्यादा पॉपुलेशन। चाइना का नॉर्थ चाइना प्लेन देखिए जो 3 नदियों से बना है, येलो रिवर, हुआई रिवर और हाई रिवर। ये वाला चाइना का लार्जेस्ट एलुवियल प्लेन है, एग्रीकल्चर के लिए एकदम परफेक्ट, और इसलिए यहां पर लगभग 40 करोड़ लोग रहते हैं। चाइना का पॉपुलेशन डेंसिटी का अगर आप नक्शा देखोगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि ज्यादातर चाइनीज पॉपुलेशन भी इसी एरिया में रहती है। ये दुनिया का मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। इसी तरह चाइना की सबसे लंबी नदी यांगत्से रिवर के एलुवियल प्लेन में भी लगभग 40 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। लेकिन बात सिर्फ चाइना की नहीं है, आप यूरोप को देख लो। नेदरलैंड्स और बेल्जियम यूरोप की 2 सबसे डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं। नेदरलैंड्स में पर स्क्वायर किलोमीटर 531 लोग रहते हैं और बेल्जियम में 386 लोग रहते हैं। इसके कंपैरिजन में इंडिया की एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी 484 है। सोचकर देखो, इंडिया जिसे ओवर पॉपुलेटेड कहा जाता है, उससे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड तो एक यूरोपियन कंट्री है नेदरलैंड्स की। और इसके पीछे भी कारण वही है, नेदरलैंड्स की जमीन बहुत ज्यादा फर्टाइल है। यहाँ राइन, म्यूस और शेल्ट रिवर्स का डेल्टा है, कई नदियां हैं, देश भर में कैनाल्स बने हुए हैं और फ्लैट लैंड है, यानी एग्रीकल्चर के लिए परफेक्ट कंडीशंस। नेदरलैंड्स इतना छोटा सा देश है लेकिन दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर है। इसके बगल में बेल्जियम और नॉर्थ वेस्ट जर्मनी में भी सेम रीजंस की वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। मतलब आप यहाँ पर साइज कंपैरिजन देखो नक्शे पर, नेदरलैंड्स का साइज इंडिया की एक स्टेट महाराष्ट्र के साइज से आधे से भी छोटा है, लेकिन फिर भी ये पूरी दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर है। इससे आपको इस तरह की फर्टाइल जमीन की पोटेंशियल पता चल जानी चाहिए। अपनी हाई टेक, सस्टेनेबल और इंटेंसिव फार्मिंग के चलते उन्होंने ये सब अचीव किया, वो भी 90% से ज्यादा पानी बचाकर। साथ में उन्होंने नदियां, डेल्टा और कैनाल्स बनाए। सब कुछ इस तरीके से डिजाइन किया कि हर स्क्वायर किलोमीटर से मैक्सिमम आउटपुट निकल पाए। अब सोचकर देखो, इसी तरीके से इंडिया की इतनी बड़ी फर्टाइल जमीन में किस लेवल की पोटेंशियल है। ऐसी पोटेंशियल वेस्ट हो जाती है अगर उसे सपोर्ट करने के लिए एक एफिशिएंट सिस्टम ना हो। और आज एआई के साथ भी बिल्कुल यही हो रहा है। पोटेंशियल बहुत है एआई में, ये सबको पता है, लेकिन सिस्टम बहुत कम लोगों के पास है। ज्यादातर लोगों को लगता है चैट जीपीटी से 1-2 सवाल पूछे, उनका जवाब मिल गया, काम खत्म। ऐसे में एआई से आपको थोड़ी बहुत मदद तो मिल जाएगी, लेकिन आप उसे अपनी फुल पोटेंशियल पर इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। इसी गैप को भरने के लिए मैंने बनाई है एआई मास्टर क्लास, 3 घंटे की लाइव वर्कशॉप जहां मैं पर्सनली आकर आपको सिखाता हूं। ये खास तौर पर नॉन टेक्निकल लोगों के लिए है, अगर आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल्स हो, क्रिएटर्स हो या बिजनेस ओनर हो। इसमें आपको एआई से बेस्ट प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स, एआई से रिसर्च करना, एआई से प्लानिंग करना, एआई से इमेजेस बनाना, वीडियोस बनाना, गाने बनाना, रिपोर्ट्स बनाना, प्रेजेंटेशन बनाना, ये सब कुछ सिखाया जाएगा जो प्रैक्टिकली आपकी जिंदगी में बहुत यूजफुल होगा। जो काम आप पहले कई घंटों में करते थे, अब आप उन्हें कुछ ही मिनटों में कर पाओगे। 50,000 से ज्यादा लोग अभी तक इस वर्कशॉप को अटेंड कर चुके हैं पिछले सेशंस में, और उनके रिव्यूज आप स्क्रीन पर देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया रहे हैं। पिछले सेशन में 76% लोगों ने कहा कि ये वर्कशॉप उनकी एक्सपेक्टेशन के अबव एंड बियॉन्ड गई। तो अगर आप भी एआई की फील्ड में अपने आप को अपस्किल करना चाहते हो, ये फास्टेस्ट और सबसे अफोर्डेबल तरीका है, सिर्फ 2 मूवी टिकटों की कॉस्ट में, लेकिन सीट्स लिमिटेड है, इसलिए आप जल्दी से जाकर ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर इस QR कोड में मिल जाएगा। ये वाला सेशन मैं 15 फरवरी को शाम के 7 बजे होस्ट करूंगा, और अगर आप एग्जैक्टली इस डेट और टाइम पर नहीं आ पाते लाइव अटेंड करने के लिए, आप अगले 7 दिन तक इसकी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं।
अब जापान का केस देखो, जापान का केस बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये एक छोटा सा देश है लेकिन यहाँ की पॉपुलेशन 12 करोड़ से ज्यादा की है। यहाँ का एग्रीकल्चर लैंड बहुत कम है, सिर्फ 12.5%। 73% ये देश पहाड़ों से घिरा हुआ है। लेकिन जानते हो फिर भी यहाँ की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा कैसे है? रीजन वही है क्योंकि हिस्टोरिकली जापान में खाना बहुत abundant था। फर्टाइल लैंड ज्यादा नहीं है लेकिन जापान के आसपास का समुद्र मछलियों और बाकी सी लाइफ से भरा हुआ है और यहाँ के लोग मछली बहुत ज्यादा खाते हैं। इसी वजह से जापान भी अपनी पॉपुलेशन को, एक बड़ी पॉपुलेशन को सस्टेन कर पाया। अब एक सवाल यहाँ पर शायद आपके मन में आ रहा हो कि अगर फर्टाइल लैंड से पॉपुलेशन ज्यादा होती है तो इजिप्ट की नाइल वैली में भी फर्टाइल लैंड है, चाइना के नॉर्थ चाइना प्लेन में भी फर्टाइल लैंड है, तो इन जगहों की पॉपुलेशन इंडिया से ज्यादा क्यों नहीं है? इसका कारण है दोस्तों टोटल एरिया में डिफरेंस। इंडो गैंगेटिक प्लेन इसलिए इतना खास है क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा फर्टाइल प्लेन है। जैसा मैंने बताया था इसका एरिया 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है। कंपैरिजन किया जाए तो नॉर्थ चाइना प्लेन 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है और इजिप्ट की नाइल वैली सिर्फ 33,000 स्क्वायर किलोमीटर की है। ये नाइल वैली तो इतनी पतली स्ट्रिप है जिसके ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ रेगिस्तान है। इसी कारण से इजिप्ट के 11 करोड़ लोगों में से 95% लोग नाइल नदी के 20 किलोमीटर के अंदर अंदर ही रहते हैं क्योंकि बाकी जगहों पर फर्टाइल लैंड है ही नहीं, रेगिस्तान है। इसके अलावा इंडो गैंगेटिक प्लेन में एक और बड़ा बेनिफिट देखने को मिलता है जो दुनिया के ज्यादातर और फर्टाइल एरियाज में नहीं देखने को मिलता, पानी का सोर्स। इजिप्ट में पानी के लिए सिर्फ एक सोर्स है, ये नाइल नदी। यहाँ बारिशों का कोई मौसम नहीं है, साल में बहुत कम बारिश होती है। इसी तरह नॉर्थ चाइना प्लेन में भी कम बारिश होती है जिसके कारण फसल उगाने के लिए नदी का पानी जरूरी पड़ता है। लेकिन इंडो गैंगेटिक प्लेन में हिमालय की पहाड़ियों ने हमें ना सिर्फ ढेर सारी नदियां दी हैं बल्कि एक मॉनसून का सीजन भी दिया है। इन पहाड़ियों में आर्कटिक और एंटार्कटिक के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा बर्फ देखी जाती है, इसलिए इसे दुनिया का थर्ड पोल भी कहा जाता है। इस थर्ड पोल से 10 मेजर नदियां निकलती हैं जो अपने आप में तो पानी सप्लाई कर ही रही हैं 190 करोड़ से ज्यादा लोगों को। लेकिन दूसरी तरफ हिमालय की पहाड़ियां साउथ वेस्ट मॉनसून की हवाओं के लिए एक बैरियर की तरह भी काम करती हैं। इन पहाड़ियों की वजह से हवाएं तिब्बत की तरफ क्रॉस नहीं कर पाती और इंडिया में ही रुक जाती हैं, जिसकी वजह से इंडो गैंगेटिक प्लेन में बारिश बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। एक प्रॉपर मॉनसून का सीजन देखने को मिलता है जो बाकी जगहों पर बहुत रेयर होता है। दूसरा एडवांटेज ये है कि ये पहाड़ियां सेंट्रल एशिया से आने वाली कोल्ड ड्राई एयर को ब्लॉक कर देती हैं जिससे बहुत ज्यादा ठंड भी नहीं पड़ती और फसलें उग पाती हैं। तो यहाँ पर ट्रिपल बेनिफिट देखने को मिल रहा है, अच्छा मौसम, फर्टाइल लैंड्स और मॉनसून का सीजन। इसी कारण से इंडो गैंगेटिक प्लेन में साल में 2 से 3 बार फसलें उगाई जा सकती हैं। बाकी जगहों पर यह करना बहुत मुश्किल है। नेदरलैंड्स, बेल्जियम के प्लेन्स में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है सर्दियों में। नॉर्थ चाइना और नाइल रिवर के प्लेन्स में मॉनसून का सीजन ही नहीं होता। लेकिन इंडिया में क्योंकि क्लाइमेट इतना अच्छा है, हजारों सालों से कम 2 फसलें साल में उगाई जाती रही। साल 304 बीसी के आसपास सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थेनिस आया था। जब वो वापस ग्रीस गया तो उसने इंडिया पर एंशिएंट वर्ल्ड की सबसे एक्सटेंसिव किताब लिखी, इंडिका। इस किताब में इन्होंने लिखा था कि इंडिया में साल में 2 फसलें होती हैं और सबसे शॉकिंग बात, इंडिया में कभी अकाल नहीं पड़ता और ना ही कभी खाने की कमी होती है क्योंकि यहाँ 2 फसलें होती हैं, गेहूं और धान, जिससे अगर एक फसल खराब हो जाए तो अकाल नहीं पड़ेगा। जब एक जमीन 2 से 3 फसलें दे सकती है तो वो 2 से 3 गुना लोगों को फीड भी कर सकती है और इसी कारण से इंडिया हमेशा से ही बाकी दुनिया के कंपैरिजन में ज्यादा पॉपुलेटेड रहा है। अब कुछ लोग यहाँ पर काउंटर आर्ग्यूमेंट देंगे कि अगर ये बात सच है तो कुछ साल पहले तक तो चाइना में इंडिया से ज्यादा पॉपुलेशन होती थी, ऐसा कैसे हो सकता है? आइए हिस्टोरिकली एक नजर डालते हैं। साल 1 AD में वर्ल्ड की पॉपुलेशन में इंडिया का शेयर 32.5% था और चाइना का 25.8%। इसी तरह 1000 AD में इंडिया में 28% वर्ल्ड पॉपुलेशन रहती थी और चाइना में 22%। 300 साल पहले तक भी साल 1700 में इंडिया में दुनिया के 27.3% लोग रहते थे और चाइना में 22.9% लोग। तो पैटर्न बड़ा क्लियरली आप देख सकते हो यहाँ पर कि हिस्टोरिकली हमेशा से ही इंडिया और चाइना में दुनिया की 50 से 60% पॉपुलेशन रहती थी और दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो इंडिया हमेशा से ही चाइना से आगे था। लेकिन इस पूरे टाइम पीरियड में एक बड़ी एक्सेप्शन देखने को मिलती है, एक एनोमली, एक ऐसा कारण जिसकी वजह से पिछले 100 सालों में चाइना की पॉपुलेशन इंडिया से ज्यादा हुई। और ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन एकदम से बढ़ गई, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन एकदम से कम हो गई। ये हुआ ब्रिटिश राज की वजह से।
ब्रिटिश हुकूमत के अंडर इंडिया में 25 मेजर अकाल पड़े, 25 मेजर फैमिन्स। 3 से 3.5 करोड़। साल 1770 से लेकर 1947 के बीच में इन फैमिन्स की वजह से 3 से 3.5 करोड़ इंडियंस मारे गए। ये नंबर इतना बड़ा है कि कंपैरिजन के लिए देख लो, वर्ल्ड वॉर 1 में 85 लाख लोग मारे गए थे। यानी कि वर्ल्ड वॉर 1 में जितने लोग मारे गए उससे 4 गुना ज्यादा लोग ब्रिटिश रूल के दौरान मारे गए इंडिया में। साल 1770 में द ग्रेट बंगाल फैमिन आया, जिसमें बंगाल की 1/3 पॉपुलेशन का सफाया हो गया, 1 करोड़ लोग मारे गए। ऐसे ही 1876 और 1878 के बीच में ग्रेट फैमिन्स देखे गए, जिनमें लगभग 70-80 लाख लोगों की मौत हुई। और सबसे फेमस है 1943 का बंगाल फैमिन, जिसमें 30 लाख लोग मारे गए। इन फैमिन्स के पीछे कोई ज्योग्राफी और कोई नेचर रिस्पॉन्सिबल नहीं था। रिस्पॉन्सिबल थे तो सिर्फ ब्रिटिश लोग और उनकी एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज। जैसे कि 1943 का बंगाल फैमिन इसलिए हुआ क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से अनाजों की स्टॉक पाइलिंग करनी शुरू कर दी अपने सैनिकों के लिए, और इसकी वजह से इंडिया से बाहर भेजा गया अनाज को। मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो इंडिया के हजारों सालों के इतिहास में ये ब्रिटिश पीरियड एक एनोमली थी, जिसमें इंडिया की नेचुरल प्रॉस्पेरिटी को आर्टिफिशियली सप्रेस किया गया। और जब हमें आजादी मिली तो उसके बाद कभी भी कोई अकाल नहीं देखने को मिला। इसी रीजन से इंडिया की पॉपुलेशन दोबारा से बढ़ने लगी। 1947 से लेकर 1981 तक इंडिया की पॉपुलेशन डबल हो गई और 2001 में 100 करोड़ क्रॉस कर गई। ये पॉपुलेशन ग्रोथ इसलिए हुई क्योंकि इंडिया के फर्टाइल लैंड को सरकार की पॉलिसीज ने एड किया। 1960 में इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुई, जिसके बाद इतना गेहूं हुआ कि 1968 में तो इसे रखने के लिए जगह कम पड़ गई और इसे स्कूल्स और थिएटर्स में रखना पड़ा। तो ये है दोस्तों रूट कॉजेस इंडिया की पॉपुलेशन के पीछे। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर एजुकेशन, लिटरेसी रेट, पॉवर्टी और एक्सेस टू हेल्थ केयर जैसे फैक्टर्स का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, उनसे भी बड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन वो सारे फैक्टर्स इन जियोग्राफिकल रीजंस के बाद आते हैं। अब जैसे जैसे लोगों का लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, लोगों में अवेयरनेस फैल रही है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज इंप्रूव हो रही हैं, तो इंडिया की पॉपुलेशन भी अब स्टेबलाइज कर रही है। इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट आज के दिन 1.9 पर आ गया है। रिप्लेसमेंट लेवल यानी कि पॉपुलेशन स्टेबल रहने के लिए जितने बच्चे चाहिए वो 2.1 होता है। तो अब इंडिया रिप्लेसमेंट लेवल के भी नीचे आ गया है। इसका मतलब है कुछ दशकों बाद इंडिया की पॉपुलेशन नीचे जानी शुरू हो जाएगी। यूनाइटेड नेशंस की प्रोजेक्शंस के हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन साल 2060 के आसपास पीक करेगी और उसके बाद नीचे जाना शुरू हो जाएगी। 36 में से 31 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में फर्टिलिटी रेट अब रिप्लेसमेंट लेवल या उससे नीचे आ गया है, और कुछ स्टेट्स जैसे कि केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इवन वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र में तो ये यूरोपियन कंट्रीज के बराबर आ गया है, 1.3 से लेकर 1.5 के बीच। रियलिटी ये है कि इंडिया की पॉपुलेशन अब नेचुरली स्टेबलाइज हो रही है। और कल को कोई अगर आपसे पूछे कि आखिर इंडिया इतना ओवर पॉपुलेटेड क्यों है, तो सीधा जवाब देना कि इंडिया ओवर पॉपुलेटेड नहीं है, बल्कि इंडिया ज्योग्राफिकली ब्लेस्ड है। इंडिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा कंटिन्यूस फर्टाइल प्लेन लैंड है और दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ियां हैं। नेशनल एंथम में वो लाइन है ना, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। अनफॉर्चुनेट खबर बस यहाँ पर यह है दोस्तों कि ये सारी चीजें अब कहीं ना कहीं खतरे में है क्लाइमेट चेंज की वजह से। ये नदियां जिन्होंने हमें इतना फर्टाइल लैंड दिया, ये गंदी हैं और सूख रही हैं। साल 2010 से लेकर 2019 के बीच में हिमालयन ग्लेशियर्स पिछले डेकेड के मुकाबले 65% ज्यादा तेजी से गायब हो रहे हैं। इसी साल की खबर देख सकते हो, बर्फबारी बहुत कम हो गई है। उत्तराखंड के कई एरियाज में सर्दियों में फॉरेस्ट फायर्स देखने को मिल रही हैं। हिमालयाज में स्नो परसिस्टेंस यानी कि बर्फ कितने समय तक जमी रहती है, ये पिछले 23 सालों में सबसे कम लेवल पर है। प्रोजेक्शंस हैं कि अगर हालात ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो 21वीं सदी के अंत तक यहां से 1/3 से लेकर आधी बर्फ गायब हो जाएगी। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने तक वार्निंग दी है, ग्लोबल वार्मिंग से जब बर्फ पिघलेगी, ग्लेशियर्स पीछे होंगे, तो इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों में पानी भी कम हो जाएगा। तेजी से ग्लेशियर्स पिघलने के कारण नदियों में पानी का फ्लो बढ़ रहा है, लेकिन टोटल वाटर स्टोरेज घट रही है। क्लाइमेट चेंज के कारण मॉनसून पैटर्न्स भी बदल रहे हैं। कभी बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो कभी होती ही नहीं। 2022 में एक्सट्रीम वेदर इवेंट से 50 लाख एकड़ फसल प्रभावित हुई। इसके अलावा ओवर यूज के कारण इंडो गैंगेटिक प्लेन में ग्राउंड वाटर भी तेजी से कम हो रहा है। हमें यहाँ पर पूरी कोशिश करनी चाहिए इंडिया की इस ब्लेसिंग को बनाए रखने की। अगर चीजों को यहाँ कंट्रोल ना किया गया तो इंडो गैंगेटिक प्लेन जो इंडिया के लिए ब्लेसिंग रहा है, उसकी बड़ी पॉपुलेशन के लिए एक कर्स बन जाएगा और करोड़ों लोगों को खिलाने के लिए कुछ नहीं होगा।
इसलिए ये बहुत जरूरी है दोस्तों कि हम अपनी पूरी कोशिश करें इस नेचुरल वंडर को बचाए रखने की। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए नदियों को साफ रखने की। जहां जहां डिफॉरेस्टेशन होती है, जंगलों को काटा जाता है, वहां वहां अपनी आवाज उठाइए। और क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए जहां जहां पॉसिबल हो वहां वहां बहुत। तो भाई ये था वीडियो, आप लोग को कैसा लगा? उम्मीद करते अच्छे होंगे, तो अच्छे लगे होंगे तो भाई सही सही में यार इतना हम लोग को नहीं मालूम था भाई। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।